डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाले हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लें, ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? मेगस्थनीज जो पुस्तक है उसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम पूछा गया है आपसे। जल्दी जल्दी कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है, इंडिका। स्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह क्या है। जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है, भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है उसकी बात की गई है यहाँ पर। तो जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है, विशाखदत्त। विशाखदत्त यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विशाखदत्त के ग्रंथ में ही चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है, याद रखेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। उस स्रोत का नाम पूछा गया है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है। ऑप्शन मैंने दे दिया है यहाँ पर, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, इंडिका। इंडिका जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। जो अशोक का शिलालेख है उसमें जो भाषा प्रयोग की गई है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है, संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। बताइए किस भाषा का प्रयोग किया गया है अशोक के शिलालेख में। अगर हम बात करें अशोक के शिलालेख में जो भाषा प्रयुक्त की गई है तो वो है प्राकृत। प्राकृत याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। उस राजा का नाम यहाँ पर पूछा गया है जिसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन आपके सामने है, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। उस मौर्य राजा का नाम बताइए जो दक्कन की विजय प्राप्त की थी जिन्होंने। देखिए, दक्कन की अगर बात करें उस पर विजय प्राप्त करने की तो वो राजा थे चंद्रगुप्त जी। चंद्रगुप्त यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी जो कि बहुत ही बड़ी विजय थी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। जो मेगस्थनीज है वो भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है उसकी बात की गई है यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है, 4, 5, 6, 7। बताइए कितने भागों में विभाजित किया गया है मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को। अगर बात करें कि भारतीय समाज को मेगस्थनीज ने कितने भागों में बांटा है तो वो है 7 भागों में। 7 भागों में विभाजित किया गया है मेगस्थनीज द्वारा भारतीय समाज को। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, यहाँ पर यह क्वेश्चन किया गया है आपसे। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें किस पहलू पर, किस चीज पर प्रकाश डाला गया है बताइए। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, राजनीतिक नीतियाँ। ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। याद रखिएगा जो राजनीतिक नीतियाँ हैं यहीं
पहलू है जिस पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। राजनीति की बात की गई है, यानी कि कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? किसकी बात की गई यहाँ पर? जो अशोक का साम्राज्य है उसमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन आपके सामने है। क्या वो अफगानिस्तान हो जाएगा, या फिर बिहार, श्रीलंका, कलिंग? बताइए क्या है करेक्ट आंसर। ऐसा इसमें से कौन सा क्षेत्र है जिसमें अशोक के साम्राज्य को सम्मिलित नहीं किया? देखिए, अगर हम बात करें कि अशोक के साम्राज्य में जो क्षेत्र सम्मिलित नहीं था, तो वो है श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, श्रीलंका। श्रीलंका ऐसा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत बार यहीं पे गलती कर जाते हैं और आपका 1 नंबर 2 नंबर एग्जाम क्लियर होने से रोक देता है। ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट में इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? जो यहाँ पर पूछा गया है, ऐसे कौन से शासक है जिन्होंने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी? ऑप्शन आपके सामने है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क। बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जी ऐसे शासक हैं जिन्होंने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाए थे, याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है। जो पाटलिपुत्र में स्थित है चंद्रगुप्त का महल, वह किससे बना हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है। ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। बताइए, जो पाटलिपुत्र में स्थित है चंद्रगुप्त जी का महल, वो किसके द्वारा बना हुआ है? तो याद रखिएगा, वो लकड़ी का बना हुआ है। जो चंद्रगुप्त का महल है पाटलिपुत्र में, वो लकड़ी का है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का जी का महल स्थित है वो लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बराबर यानी कि जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? जो जहानाबाद की जिला है बराबर, उसकी जो गुफाएं थी उसमें कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने आश्रय गृह के रूप में प्रयोग किए थे? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आजीविकों ने, थारुकों ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। बताइए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। आपसे पूछा गया है कि जो जहानाबाद जिला में गुफाएं थी उसका आश्रय गृह के रूप में कौन प्रयोग किया था? तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, आजीविकों ने। इन्होंने आश्रय गृह के रूप में उन गुफाओं का उपयोग किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किसकी बात की जा रही है? ऐसे अभिलेख की बात की जा रही है जिसमें साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है। कलिंग अभिलेख, क्या ये वो अभिलेख है? या फिर अशोक का गिरनार अभिलेख, या फिर रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, या अशोक का सोपारा अभिलेख? बताइए इसमें से ऐसा कौन सा अभिलेख है जो साबित करता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? अगर उस अभिलेख की बात करें तो वो अभिलेख है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख ये यही अभिलेख है जो साबित करता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 13, सांची का स्तूप किसने बनवाया? जो सांची का स्तूप है बहुत ही फेमस है, वो किसके द्वारा बनवाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, खरगोन। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया है? तो याद रखिएगा, जो सांची का स्तूप है वो अशोक के द्वारा बनवाया गया है, अशोक जी के द्वारा बनाया गया ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था?
जो अशोक जी के द्वारा लिखी गई शिलालेख थी उसको पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज की बात की गई है यहाँ पर सबसे पहले कि कौन सा अंग्रेज पढ़ा था अशोक का शिलालेख। ऑप्शन आपके सामने है, जॉन टावर ने, या फिर हैरी स्मिथ, या चार्ल्स मेटकाफ, जेम्स प्रिंसेप। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखिए जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज की अगर बात करें तो वो थे जेम्स प्रिंसेप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप ये वही अंग्रेज थे जो सबसे पहले अशोक के शिलालेख जो थे वो पढ़े थे। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, जो कलिंग युद्ध था उसमें विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है, शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12, शिलालेख 13। बताइए जल्दी से, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के ऐसे कौन से शिलालेख है जिसमें वर्णन किया गया है। तो जितने लोग यहाँ पर आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है, शिलालेख 13। शिलालेख 13 में ही अशोक जी के द्वारा लिखी गई शिलालेख है जो शिलालेख 13 है, इसमें ही कलिंग युद्ध की विजय एवं क्षत्रियों का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज थे भारत में किसके दरबार में आए थे। ऑप्शन आपके सामने है, अशोक के दरबार में, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या फिर हेमू के। बताइए इसमें से ऐसे कौन से शासक हैं जिनके दरबार में प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज आए थे। देखिए अगर हम बात करें प्रसिद्ध यूनानी जो राजदूत मेगस्थनीज थे वो भारत के जो चंद्रगुप्त मौर्य का जी का दरबार था उसमें आए थे, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में आए थे सबसे प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो मेगस्थनीज थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कहीं ना कहीं जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। किसकी बात की जा रही है आपसे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस जो थे उसको कब पराजित किए थे, वो समय पूछा गया है आपसे। ऑप्शन आपके सामने है, 352 ईसा पूर्व में, या फिर 305 ईसा पूर्व में, 173 ईसा पूर्व में, या फिर 261 ईसा पूर्व में। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। तो यहाँ पर जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल करेक्ट है, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किए थे चंद्रगुप्त मौर्य जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। जनता के संपर्क में रहने वाले राजा का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बिंदुसार। बताइए ऐसे इनमें से कौन से राजा हैं जो जनता के संपर्क में रहते थे। याद रखिएगा अगर हम बात करें जनता के संपर्क में रहने वाले राजा तो वो थे अशोक जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। आगे क्वेश्चन नंबर 19, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। जब अशोक 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीते थे उसके बाद वो क्या किए, उसके बाद की जा रही है यहाँ पर। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, क्या ये किए थे, या फिर विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, या भारी रक्तताप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जो अशोक जी 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीते थे तो उसके बाद वो क्या किए थे। देखिए जितने लोग यहाँ पर आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है, भारी रक्तताप हो गया था, यानी बहुत ही खून खराबा हो गया था वहाँ पर। तो ये देखकर अशोक जी ने युद्ध की नीति को हमेशा के लिए त्याग दिए थे, युद्ध का निर्णय नहीं लेते थे, ये त्याग दिए थे युद्ध को। ठीक है, कलिंग जीतने के बाद अशोक जी बहुत भारी मात्रा में रक्तताप देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिए थे, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बहुत रक्तताप हो गया था जो कलिंग का युद्ध था। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं।
जो अशोक जी के अधिकांश अभिलेख है वो किस भाषा व लिपि में है उसकी बात की गई है यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है प्राकृत व ब्राही, संस्कृत व ब्राही या फिर पाली व ब्राही, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऐसी कौन सी भाषा या लिपि है जिसमें अशोक जी के अभिलेख लिखे गए हैं अधिकांश मात्रा में। तो देखिए जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल करेक्ट है, प्राकृत एवं ब्राही। प्राकृत भाषा है, ब्राही लिपि है, इसमें आपको अधिकांश अभिलेख देखने को मिलते हैं अशोक जी के। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस, बौद्ध ग्रंथ। बताइए ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जी को वृषल शब्द का प्रयोग किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जी के लिए निम्न कुल का शब्द प्रयोग किया गया था, तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है, उस ग्रंथ की बात की गई है यहाँ पर। बताइए उस ग्रंथ का क्या नाम है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ऐसे निम्न कुल वाले शब्द प्रयोग किए गए थे। तो यहाँ पर जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल करेक्ट है, मुद्रा राक्षस। ये ऐसी ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जी के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन आपके सामने है कालसी, रुमिनदेई, विशिष्ट कलिंग, राज्यादेश, मास्की। बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें से हमें बताना है किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी कि अशोक का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर जितने लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल करेक्ट है, मास्की। मास्की यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये वही राज्यादेश है जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम जो अशोक है उसका उल्लेख मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। ऑप्शन आपके सामने है इन पर बढ़िया पालिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सेट सुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। गलत ऑप्शन का चुनाव करना है। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि इसमें से वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य है जो अशोक के जो प्रस्तर स्तंभ है उसके बारे में गलत लिखा गया है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। बिल्कुल गलत ऑप्शन है, कोई स्थापत्य संरचना का भाग नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। किसकी बात की जा रही है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक द्वारा की गई है। ऑप्शन आपके सामने है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, दशरथ। बताइए ऐसे शासक का नाम जिन्होंने श्रीनगर की स्थापना की। तो अगर बात करें श्रीनगर के स्थापक की तो वो अशोक जी हैं, याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। ये श्रीनगर की स्थापना किए थे, ऐसे मौर्य शासक थे ये। आगे क्वेश्चन नंबर 25, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, इसकी बात की गई है यहाँ पर। ऑप्शन देखिए आपके सामने है अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी, बृहत कथा मंजरी। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसे ग्रंथ का नाम हमें बताना है यहाँ पर जो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसा ग्रंथ कौन सा है जिसमें जो शूद्र लोग थे उनके लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जितने लोग ना आंसर नंबर ए कर रहे हैं राइट आंसर वो बिल्कुल करेक्ट है, अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है इसमें ही शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये थे टोटल 25 बहुत ही सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखी चैनल पर जाकर देख लें। अगर वो वीडियो नहीं मिल रही है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।